अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान। हमने 11वां चैप्टर स्टार्ट किया होता है रिएक्शन काइनेटिक्स का। ये आखिरी मराहिल में है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें चंद बातें आपने जहन में रखनी है जो मैं अभी समझाने लगा हूँ आपको। इसके चंद फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़ने। देखिए, आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना ये बात जहन में रख लें कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड क्या होता है। नंबर पर सेकंड से मुराद होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड भी बोल सकते हैं। याद रखें, जो भी शे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड को इंक्रीज करेगी वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देती है। या नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड को उसमें तब्दीली जब भी आएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा। तो चंद फैक्टर्स हैं जो हमने देखने हैं। पहला जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि तमाम सब्सटेंसेस के रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसे नहीं होते। कुछ सब्सटेंसेस ऐसी हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। मिसाल के तौर पर पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव होती हैं, और इसी तरह जो आखिर में नोबल गैसेज हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो रिएक्टिविटी का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है ये हम देखेंगे इसमें। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस जो है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस से मुराद ये है कि भाई जितनी भी सब्सटेंसेस हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होता। रिएक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, रिएक्टिविटी डिपेंड्स करती है, इन्हिसार करती है किस चीज़ पर? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ये तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पर डिपेंड करती है। अब मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल रखता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास है फर्स्ट ए के मेंबर। याद रखें, फर्स्ट ए के मेंबर जो है ना ये अल्कली मेटल है। वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो है NS1। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को भी हम डिस्कस करते चलते हैं। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे अगर हम इसको देखें तो ये इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना वो ज़्यादा होती है, यानी कि ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इससे क्या मुराद है कि ये फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन खारिज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आती हैं। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब हम दूसरे की बात करते हैं, सेकेंड ए ये पीरियोडिक टेबल का दूसरा ग्रुप। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो NS2। इससे मुराद ये है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करें, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है लेकिन इसके मुकाबले में ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता, उनके मुकाबले में मुश्किल है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, अब ये 2-3 बातें बताने का मकसद क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, याद रखें जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी जो रेट है, रिएक्टिविटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। बात समझ आ गई? कोई भी सब्सटेंस है अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी है तो वो रिएक्टिव ज्यादा होगी, और जब रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मुझे ये बता दें कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों में से किसकी कम है? जाहिर है अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी रिएक्टिविटी है अल्कली मेटल की वो सेकेंड ए ग्रुप से यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होती है। तो हम यही बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, अब आपसे ना कोई पूछे वजह क्या है जी, वजह यही है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं किसके अंदर? सेकेंड ए के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल में आपने ना ये लिखना है एग्जांपल, और एग्जांपल में हमने क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन यानी फर्स्ट ए मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए पहले ग्रुप के फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप रिएक्ट विद वाटर वेरी फास्ट। ठीक है, पानी के साथ वेरी फास्ट, बहुत तेज रिएक्शन होता है। बट मेंबर्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप जो है दूसरा ग्रुप है, सेकेंड ए ग्रुप ठीक है, ग्रुप शो
स्लो रिएक्शन, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आ गई बात? रेट ऑफ रिएक्शन यानी उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वाटर के साथ स्लो होता है। अब हम जरा देखें, ये देखो हमारे पास ये है जी फर्स्ट ए प्लस H2O। ये फर्स्ट ए का कोई भी मेंबर है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, याद रखें वैसे ही अल्कली बनाते होते हैं पानी के साथ रिएक्शन करके, अल्कली मेटल हो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ए के मेंबर है ना, इनका रिएक्शन क्या होगा? वेरी फास्ट होगा, वेरी फास्ट। जब हम बात करते हैं सेकेंड ए की, सेकेंड ए तो सेकेंड बी, यहाँ पर सॉरी सेकेंड ए हमारे पास वाटर के साथ हम जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन तो होगा लेकिन इससे थोड़ा स्लो होता है। तो ये चंद बातें। अब जाहिर है रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है? इफेक्टिव कोलाजन की वजह से। याद रखें कोलाजन दो तरह के होते हैं, एक होता है इफेक्टिव कोलाजन और एक होता है इनइफेक्टिव कोलाजन। इफेक्टिव कोलाजन क्या होता है? मिसाल के तौर पर दो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का। अब ये मॉलिक्यूल इसके साथ जाके टकराता है, अगर तो मॉलिक्यूल ये जाके इसके साथ जुड़ जाता है इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलाजन। अगर ये मॉलिक्यूल इससे टकरा के जुड़ता नहीं है वापस आ जाता है इसको हम बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलाजन। और हमने यहाँ पर बात की जो फर्स्ट ए का मेंबर है ना, फर्स्ट ए के जितने भी मेंबर हैं तमाम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और सेकेंड ए के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में ये ग्रुप नंबर से पता चल जाता है, वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी किसी एटम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है वो सेकेंड ग्रुप के मेंबर है, सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। तो हमारे पास यह है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह और एग्जांपल आपके सामने बताएं कि जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है कोवेलेंट कंपाउंड की निस्बत। तो चूंकि वो आयन से मिलकर बना होता है तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आयन ने डिस्प्लेस होना होता है, तो ये एक अलग बात है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज हाई, उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं। याद रखें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये तो आप पहले लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन में स्टेटमेंट पढ़ी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है ए, ये 2 मोल है, और दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये भी 2 मोल है। मैं इन दोनों को जरा देता हूं, इनकी प्रोडक्ट लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन है तो जवाब क्या आएगा 4। लेकिन अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं यानी 5 कर देता हूं तो जवाब 25 आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है क्योंकि रेट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या एक और एग्जांपल हम ले लें, अगर 10 मजदूर हैं वो एक दीवार को बना रहे हैं, पूरे दिन के अंदर बनाते हैं, अगर हम वहां पर मजदूरों की तादाद बढ़ा दें यानी मजदूर अब 20 हो जाते हैं तो वही जो दीवार है वो आधे दिन में अब कंप्लीट हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दी काम करने की जो शरह है ना, जो उनकी रफ्तार है वो बढ़ गई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है जब आप मिकदार को बढ़ाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे when we increase the concentration of reactant, जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होता है? देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। अब उसकी वजह क्या है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह क्या है? बिकॉज द atoms and molecules of reactant come intact, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं, कम इंटैक्ट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इंटैक्ट विद ईच अदर, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। सो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। याद रखें रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगा? मैंने पहले आपको कहा
कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलाजन बढ़ने की वजह से। आपसे कोई रीजन पूछता है कि भाई क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो आपने क्या कहना है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलाजन पर सेकंड इंक्रीज कर जाते हैं जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फैक्टर है ना, वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया भी रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ सरफेस एरिया का बराह रास्त ताल्लुक है। तो सरफेस एरिया से मुराद ये है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो हमारे पास है यहाँ पर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, और ये एक और बड़ा मॉलिक्यूल है। दोनों रिएक्ट करते हैं इतने से इतने सारे एरिया के अंदर। ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान एक कोलाजन हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा कर देते हैं, फर्ज किया हम ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे हो गए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इनका साइज मैं कम कर रहा हूँ। याद रखें साइज रिएक्टेंट का कम होगा ना तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब इतने ही एरिया के अंदर आप देखें नंबर ऑफ कोलाजन बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइज कम किया है रिएक्टेंट का, साइज रिएक्टेंट का कम करने से सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट आ गया, और सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। मिसाल के तौर पर मैं और देखें, मेरे पास ना यहाँ पर ग्रेनूल्स की शक्ल में ना रिएक्टेंट है, इस तरह से छोटे छोटे दाने नुमा मेरे पास रिएक्टेंट है। अब इतने ही एरिया के अंदर मैंने साइज और छोटा किया है, तो साइज छोटा और करने से सरफेस एरिया बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि इनको रिएक्टेंट यानी टकराने के लिए और जगह ज्यादा मिल गई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मजीद बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन वी इंक्रीज दी, जब हम बढ़ा दे, इंक्रीज दी सरफेस एरिया, जब हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें, व्हेन वी इंक्रीज दी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जब हम सरफेस एरिया बढ़ा दें रिएक्टेंट का, तो क्या हो जाएगा, जब हम रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। अब हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग दी साइज। यानी मिसाल के तौर पर मैं रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आपको साइज ऑफ रिएक्टेंट कम करना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे, स्मॉलर दी साइज, स्मॉलर दी साइज ऑफ द रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का साइज जितना छोटा होगा ग्रेटर विल बी दी सरफेस एरिया, तो ग्रेटर विल बी दी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है ना वो बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन फैक्टर हो गए जो हमने इसमें डिस्कस करने थे। इसके अलावा जो है ना दो आपने और पढ़ने हैं फैक्टर जो यहाँ पर है, उसमें हमारे पास एक और फैक्टर है, वो है लाइट, ठीक है, लाइट। अब याद रखें लाइट जो है ना, लाइट वो उन रिएक्टेंट के लिए, उन रिएक्शन के लिए जरूरी होता है जो कि फोटोकेमिकल होते हैं, फोटोकेमिकल। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से है, वो रिएक्शन जो सनलाइट की मौजूदगी में हो उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर देखो हमारे पास H2 प्लस Cl2 2HCl, ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है, सनलाइट। और बहुत सारे रिएक्शन है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, पौधे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बना के देते हैं और ऑक्सीजन बना के देते हैं। अगर सनलाइट ना हो, मिसाल के तौर पर रात जब हो जाती है, तो वही जो पौधे हैं ना वो रिएक्शन स्टॉप कर देते हैं, अपना रिएक्शन रोक देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर और रिएक्शन है, जैसे कि हमारे पास CO2 H2O और सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में क्या बना देते हैं, C6H12O6, और साथ में क्या चीज बनती है, ऑक्सीजन। अब ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है। अब याद रखें ऐसे रिएक्शन जिनमें सनलाइट जरूरी है, जब हम लाइट उनको प्रोवाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखते हैं लाइट कंसिस्ट ऑन फोटोन, ये फोटोन पर कंसिस्ट ऑन, फोटोन पर मुश्तमिल होती है, और फोटोन क्या है, एनर्जी के पैकेट्स हैं फोटोन। व्हेन लाइट, जब लाइट कोलाइड विद दी, टकराए, कोलाइड विद दी किसके साथ टकराए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ टकराए तो एक्स्ट्रा एनर्जी हासिल होती है। सो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस, एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेते हैं रिएक्टेंट, एनर्जी इज गेन बाय द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के जरिए एनर्जी हासिल हो जाती है रिएक्टेंट के पास। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, सो रेट इंक्रीजेज, तो रेट बढ़ जाता है क्योंकि एनर्जी चाहिए ना, कोई भी रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी तो चाहिए। जब एनर्जी ज्यादा मिलती है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाता है। एक और आपके सामने एक रिएक्शन में लिखता हूँ, देखें यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर आप रिएक्शन कराएं किसका भला, मीथेन CH4, साथ में मीथेन के साथ आप रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर क्लोरीन का, तो आप देखते हैं अगर तो यहाँ पर सनलाइट बहुत ज्यादा है, सनलाइट, आप देखते हैं धमाका खैज रिएक्शन होता है और क्या चीज प्रोड्यूस होती है, कार्बन और साथ में HCl। ये आपके पास धमाका खैज रिएक्शन होता है इस सनलाइट की वजह से। और अगर आप थोड़ी मध्यम रोशनी देते हैं तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा, देखो CH4 प्लस Cl2, फिर हेलोजिनेशन हो जाती है, क्या चीज बनेगी, CH3Cl प्लस HCl। इस तरह से रिएक्शन होता रहेगा, हेलोजिनेशन बार बार होती रहेगी अगर आप थोड़ी लाइट देंगे यानी मध्यम रोशनी में रिएक्शन कराते हैं। तो ये 4 हमारे पास फैक्टर हो गए। और लास्ट जो फैक्टर हमारे पास यहाँ बुक में दिया हुआ है वो है हमारे पास टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है? ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपसे कोई पूछे भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है, सिंपल सी बात कहते हैं आप, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलेजन पर सेकंड वो इंक्रीज कर जाती है। जब इफेक्टिव कोलेजन बढ़ेंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखें टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्शन, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सो देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज। अब कितना इंक्रीज करता है, ये एक रिलेशन है। जब आप तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 10 केल्विन बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन तकरीबन डबल या ट्रिपल हो जाता है। ये एक रिलेशन है जो कि एक एक्सरसाइज में MCQs भी दिया हुआ है। बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन विल बी डबल, तो रिएक्शन जो है ना वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जरा मैं देखो हम इसको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इससे मैं टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ पर कर रहा हूँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद मैं इसको बढ़ा के मजीद 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा हूँ। मैं फर्ज करता हूँ हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उसका जो रेट है वो है 1 मोल पर DM³ पर सेकेंड, ये हमारा उसका रेट है। जैसे हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, 2 मोल पर DM³ पर सेकेंड। और इसी तरह अगर मजीद 10 से मैं आगे लेके जाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 मोल पर DM³ पर सेकेंड। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जैसे जैसे मैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, मैं जैसे जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाता है, फिर उससे बढ़ाएं तो फिर उसका डबल होता जाता है। यानी आपने अगर ये चेक करना है जितना डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर 10 से बढ़ाते हैं तो आपने इसको 2 की पावर n कर देना। मिसाल के तौर पर आप 10 मरतबा बढ़ाते हैं तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। इसी तरह एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ डिग्रीज आप 10 टाइम जितना इंक्रीज करते जाते हैं वहां पर आप लिखते जाएंगे। तो ये 5 फैक्टर हैं। एक और फैक्टर आता है वो है कैटलिस्ट का। अब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करता है, इसीलिए तो हम उसे ऐड करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाता है, क्या वो भी नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलेजन इंक्रीज करता है, तो नो, जवाब है नहीं। लेकिन याद रखें कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। फर्ज क्या पॉजिटिव कैटलिस्ट है और वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करेगा, क्या नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलेजन की वजह से, नहीं, वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बता देता है। इसके अलावा हमने चंद फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जिसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, सरफेस एरिया है, लाइट है और लास्ट में टेम्परेचर है। इसमें कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है, एक और बात जो मैं यहाँ पर मिस कर गया था वो ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके अंदर आप देखें, आपने एक एग्जांपल में यहाँ पर छोड़ गया, वो ये है कि अगर लकड़ी को हम जलाते हैं ना, नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो 78% है और जो ऑक्सीजन है वो 21% है। अगर हम लकड़ी को जलाएं तो लकड़ी जो है ना इतना तेजी से नहीं जलती। फर्ज किया अगर वही वुड हम 100% ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं तो वो धमाका खेज रिएक्शन होगा और बहुत जल्दी से लकड़ी जल जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब हमने किया क्या है, सिर्फ 100% ऑक्सीजन यानी कि अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है।
यही वजह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% नाइट्रोजन है। अगर ये 21% ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन 100% होती ना, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा एक दवा चिंगारी लगाने की जरूरत थी और ये पूरी दुनिया जो है ना इसमें आग लग जाती। अब अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है कि कायनात में नाइट्रोजन को रखा हुआ है। नाइट्रोजन क्या करती है, जो बर्निंग का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करती है। तो कंबस्टन, अगर कंबस्टन देखें, वुड है हमारे पास, वुड जो है ना, वुड कंबस्ट होती है 21% ऑक्सीजन की वजह मतलब मौजूदगी में, 21% ऑक्सीजन O2। तो ये जो है ना स्लो होगा। अगर वुड जो है ना लकड़ी 100% O2 की मौजूदगी में रिएक्शन करे तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ और है जो आपने इसमें ऐड कर देनी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आर्हेनियस इक्वेशन है, वो भी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।